आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। और लोग प्यार से मुझे गोपाल नगर, तो आपने कहा गोपसा के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं जी। बड़े प्यार से गोपसा कह के आवाज़ लगाते हैं। रही डॉक्टर गिरिजा व्यास को जीजी कहने की बात, तो डॉक्टर गिरिजा व्यास का बचपन उदयपुर में गुजरा है जी। उनकी माता जी यहाँ पहले नागवादा में टीचर थी, फिर गणेश घाट नानी गली में जो विद्यालय सरकारी उसमें प्रिंसिपल बन के आई और काफ़ी समय तक हमारे घनपुर घाट में भी कुछ टाइम रही। उसके बाद गणेश घाटी में काफ़ी टाइम तक रही जी। सेवा दल का दायित्व मुझे दिया था प्रदेश का जी। तो प्रदेश में काम कर रहा था। उसके साथ मेरी मेडिकल के काफ़ी साथी थे, उन लोगों से चर्चाएं होती थी। तो हम पूरी टीम के साथ गिरजा जी के घर पहुंचे तो गिरजा दास और गोबरी भाई साहब दोनों बैठे हुए थे जी। तो काफ़ी चर्चा हुई। हमने कहा हम आपके चुनाव में काम करेंगे, आप हमारी बड़ी बहन हैं। तो गोबरी भाई साहब जब जीजी जीजी कर रहे थे तो हम लोग भी बड़ी बहन के रूप में जीजी जीजी कहने लगे। बस वहीं से संबंध की शुरुआत हुई और पहला इलेक्शन जब लड़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने तन मन धन से समर्पित भाव से काम किया और डॉक्टर गिरिजा दास बहुत अच्छे वोटों से उदयपुर से जीती जी। वहाँ से संबंध शुरू हुआ। गिरिजा दास जी एमएलए बनी, वार्डों में दौड़ने लगी। मेवाड़ की बात। जीजी इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं और भाई इन दिनों लगातार दुआ प्रार्थना करते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की जानी मानी जनप्रतिनिधि और कांग्रेस की सीनियर लीडर डॉक्टर गिरिजा व्यास की। सेवा दल का वह एक समय था जब गोपाल जी नागर जैसे लोग लगातार एनर्जी के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। यूँ तो हम इनके कैरियर की, इनके परिचय की बात करें तो ये समाज सेवी और जनप्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र में लगातार चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इनके सामाजिक सरोकार की चर्चाएं भी आज यहाँ इसलिए की जाती हैं क्योंकि कोरोना काल से ही ये बहुत बड़े इश्यूज को लेकर काम करते रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि भाई और बहन के रूप में किस तरह से बंधन में बंध जाते हैं, वह जीजी क्यों इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती थी और ये क्यों उनके लिए भाई के तौर पर लगातार एकजुट होकर काम करते थे और क्यों उनको चुनाव में हमेशा ही जिताने के लिए, विजय बनाने के लिए आगे आ जाते थे। जब जीजी ओल्ड सिटी में पहुंचती थी तो किस तरह के सामाजिक सरोकार की बात होती थी, किस तरह की राजनीति की बात होती थी और किस तरह से जीत का डंका इस ओल्ड सिटी से बजाया जाता था। कुछ इसी तरह की बातें हैं जो गोपाल जी से हम जानेंगे। लेकिन बता दें कि डॉक्टर गिरिजा व्यास पिछले दिनों एक हादसे का शिकार अपने घर पर हो गई थी। उसके बाद उन्हें अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे लगातार उपचार ले रही हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ प्रार्थना का दौर जारी है। गोपाल जी नागर के परिचय की तो ज़्यादा यहाँ आज चर्चा नहीं होगी, लेकिन जीजी और भाई चुनाव तो मेवाड़ में होते थे, लेकिन यहाँ की गूंज जो है वो दूर दूर तक सुनाई देती थी। देश दुनिया में आखिर मेवाड़ के ये चुनाव हैं क्यों चर्चा का विषय बनते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि संसद से लेकर विधानसभा तक जो सरकार बनती है उसके लिए एक बहुत बड़ा पिलर का काम तो मेवाड़ की राजनीति ही, मेवाड़ के जो लोग हैं वही करते हैं, मेवाड़ की सीटें ही करती है। ये तमाम बातें हैं। शुरुआत करते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, सबसे पहले तो ये जीजी और भाई वाला जो किस्सा है यही बता दीजिए। और यदि हम मैं गोपाल जी के परिचय की बात करूं तो सबसे पहले ये क्या कहेंगे गोपाल जी? देखिए, व्यक्तिश मेरा लोगों से जुड़ा हुआ है जी। और लोग प्यार से मुझे
गोपाल नगर तो आपने कहा, गोपसा के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं। जी बड़े प्यार से गोपसा कह के आवाज़ लगाते हैं। रही डॉक्टर गिरिजा व्यास को जीजी कहने की बात, तो डॉक्टर गिरिजा व्यास का बचपन उदयपुर में गुजरा है। जी उनकी माता जी यहाँ पहले नादवादा में टीचर थी, फिर गणेश नानी गली में जो विद्यालय सरकारी, उसमें प्रिंसिपल बन के आई और काफ़ी समय तक हमारे गणगौर घाट में भी कुछ टाइम रही। उसके बाद गणेश घाटी में काफ़ी टाइम तक रही। जी और मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ी है, लेकिन उस जमाने से मैंने उनको करीब से देखा है। काफ़ी कम बोलना जी और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहना, ये इनके नेचर में था। इनके भाई गोप जी जो हमारे गणगौर घाट अखाड़े में बैठा करते थे, हमें बड़े भाई की तरह प्यार देते थे। तो बात उस समय की है जब गिरिजा व्यास जी को पहली बार टिकट मिला उदयपुर विधानसभा का। तो गोप जी का अनायास एक मैसेज आया किसी के माध्यम से। मैं मेडिकल के RND मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मेरे कुछ मित्रों के साथ बैठा हुआ था, अखबार में हमने पढ़ लिया था। जी तो मेरे पास व्यक्ति आता कहता, गोप जी वैसा याद करिए और आपको बुला रहे हैं। तो उदयपुर में उस जमाने में मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी। मैं सेवा दल का उस जमाने में प्रदेश महामंत्री हुआ करता था। कोऑर्डिनेटरशिप खत्म करके सेवा दल का दायित्व मुझे दिया था प्रदेश का। जी तो प्रदेश में काम कर रहा था, उसके साथ मेरी मेडिकल के काफ़ी साथी थे। उन लोगों से चर्चाएं होती थी। तो हम पूरी टीम के साथ गिरजा जी के घर पहुंचे। तो गिरजा व्यास और गोपजी भाई साहब दोनों बैठे हुए थे। जी तो काफ़ी चर्चा हुई। हमने कहा हम आपके चुनाव में काम करेंगे, आप हमारी बड़ी बहन हैं। तो गोपजी भाई साहब जब जीजी जीजी कर रहे थे तो हम लोग भी बड़ी बहन के रूप में जीजी जीजी कहने लगे। बस वहीं से संबंध की शुरुआत हुई। और पहला इलेक्शन जब लड़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने तन मन धन से समर्पित भाव से काम किया और डॉक्टर गिरिजा व्यास बहुत अच्छे वोटों से उदयपुर से जीती। जी वहाँ से संबंध शुरू हुआ। गिरिजा व्यास जी MLA बनी, वार्डों में दौड़ने लगी। और उस समय मुझे याद है, मुझे एक जिम्मेदारी दी थी डॉक्टर गिरिजा व्यास जी ने कि जब उदयपुर में पानी की किल्लत हो गई थी, पूरा शहर और झीलें खाली हो चुकी थी, जी तो डॉक्टर गिरिजा व्यास ने राज्य सरकार से हैंडपम्प खुदवाने की मंजूरी ली। अच्छी तरह मुझे याद है, 125 हैंडपम्प उदयपुर शहर के लिए मंजूर करवा के लाई। और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी वाटर वर्क्स के अधिकारियों के साथ कि आप पॉइंट देखो, हैंडपम्प खुदवाओ। मेरे गणगौर घाट क्षेत्र और गढ़ीदेवरा क्षेत्र में कम से कम मैंने 5 से 7 हैंडपम्प लगवाए। आज तो ठीक है, सीवरेज के कारण ये हैंडपम्प काफ़ी प्रदूषित हो गए, लेकिन वो समय नहीं भूल सकता जब गिरिजा जी ने बहुत बड़ा पेड़ लेके कि मेरे उदयपुर की जनता प्यासी नहीं रहनी चाहिए, मेरा उदयपुर का पशु पक्षी प्यासा नहीं रहना चाहिए, ये एक पेड़ लेके हैंडपम्प मंजूर करवा कर लाई। उसके बाद देवास योजना की बात चली जी तो हम लोग उस चर्चा की बुला के, मैंने कहा जी कैसे पॉसिबल होगा देवास का पानी उदयपुर में लाना। मैंने कहा ये लिफ्ट होके पानी आएगा। अधिकारियों को बिठा के वहाँ चर्चा हुई। काफ़ी सुलझा व्यक्तित्व, हर मुद्दे पे अपने काम करने वाले लोगों को साथ रख के चर्चा करना, जी ये गिरजा जी की एक आदत में था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रेम देती,
उनसे पूछती, कहीं प्रोग्राम होता, हम कहते जी जी किसी भी तरह आपको आना होगा, क्योंकि उनका दिन प्रतिदिन हाइट बढ़ती जा रही थी। विधानसभा से वो लोकसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा में जीती। जब उदयपुर एसटी एससी के लिए रिजर्व हुआ तो चित्तौड़ जाकर लड़ी, चित्तौड़ में भी हमने काम किया। और उस समय तक जब वो लोकसभा लड़ी में उदयपुर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष का दायित्व उदयपुर में मुझे दे दिया गया था। मैंने प्रयास किया, हर वार्ड में 2 या 3 कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की और मैंने गिरजा जी का और कांग्रेस का जब भी इलेक्शन हुआ एक नया आयाम दिया सेवा दल के माध्यम से। क्योंकि हम लोगों की एक पहचान थी, सफ़ेद गांधी टोपी, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट और ब्लैक शूज। ये सेवा दल की टीम जब भी निकलती अपनी अलग पहचान होती थी। कार्यकर्ता भी काफी वर्थ में होते थे इस समय। उस जमाने में मेरे पास शहर के अंदर कम से कम 300-400 कार्यकर्ताओं का एक टोला वर्दी वाला था, जो वर्दी में तैनात रहते थे। उसके साथ साथ 150 से 200 बिना वर्दी वाले कार्यकर्ता थे। और हम लोग हर इलेक्शन में आंतरिक जनसंपर्क, अब आप कहेंगे कि आंतरिक जनसंपर्क के मायने क्या है, तो सेवा दल एक ऐसा कांग्रेस का मजबूत संगठन है जिसने आज़ादी के आंदोलन में, क्योंकि सेवा दल को मैंने जब सेवा दल का महामंत्री बना और उसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी आई, तो मैंने पूरा इसका इतिहास को पढ़ा जी। हार्डिकर जी ने जब स्थापना की थी तो महात्मा गांधी के आज़ादी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगवत सिंह, ऐसे कई क्रांतिकारी, इन लोगों को संपर्क सूत्र में बांधने का काम सेवा दल का हुआ करता था। उनकी गुप्त चिट्ठियां ले जानी, उन तक पहुंचानी। ये गुप्त चिट्ठियां कहाँ जाती थी? एक दूसरे के पास पहुंचाया करते थे। तो कांग्रेस सेवा दल उस समय जब निर्माण हुआ जेल के अंदर, और उसी समय हेडगेवार जी भी हार्डिकर जी के साथ थे, लेकिन दोनों दोस्त थे, कुछ मतभेद हुए। उन्होंने आरएसएस की स्थापना कर दी बाद में, क्योंकि सेवा दल इस देश का सबसे पुराना संगठन है कांग्रेस के बाद। और आज़ादी के आंदोलन में सेवा दल ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम लोगों की वर्दी जी शुरू से आदरणीय हार्डिकर जी ने सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट और काले जूते और सफ़ेद टोपी सिर पे, श्वेत क्रांति सेना, इसका पहले प्रजामंडल हुआ करता था, उसके बाद सेवा दल में मेवाड़ में मर्ज हुआ। और मुझे याद है अच्छी तरह कि जब मैं अध्यक्ष था जी, मैंने एक नई क्रांति और नए विश्वास का संचार इस उदयपुर शहर में कर दिया था जी। शहर का कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो, चाहे कहीं आग लग जाए, चाहे कोई हादसा हो जाए, तो वहाँ सेवा दल का कार्यकर्ता सबसे पहले पहुँचता था। और ये गति कोरोना काल में भी मैंने रखी। कोरोना में भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी टीम पर मुझे गर्व है। उस समय जैसे आपने ये सोशल सर्विसेज का सिलसिला शुरू ही कर दिया, तो इस सवाल की बात कर लेते हैं कि ये जो गोपाल नगर फ्रेंड्स क्लब है, ये कैसे बन गया और ये किस तरह की सर्विसेज देता रहा है? कोरोना काल में ही ये चर्चा में आया था, इसका भी अगर हम संक्षिप्त में जिक्र करें तो। मुझे सेवा दल अध्यक्ष से जब मुक्त कर दिया गया और उस समय मेरे जो सेवा दल के साथी थे उनकी नाराजगी, आपने देखा होगा, बहुत काफ़ी समय तक एक आंदोलन उदयपुर शहर में चला मेरे को हटाने के विरोध में। जब बात नहीं बनी तो
सारे साथियों ने मिलकर गोपाल नगर फ्रेंड्स की क्लब की स्थापना कर दी। उसमें आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा थे, सेवादल के कार्यकर्ता? सेवा दल के कार्यकर्ता थे और आज भी हैं। आज भी वो क्लब अनवरत कार्य कर रहा है और प्रतिदिन हम अलग अलग हॉस्पिटलों में सेवाएं देते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं और काम करने का प्रयास करते हैं जी। सवाल, आप राजनीति में रहते हो जी, अगर आप सामाजिक काम करोगे, लोगों की सेवा करोगे, लोगों में आपका विश्वास होगा तो आप उनको कहोगे, वो भी करने के लिए तत्पर रहेगा। जी। क्योंकि हम 5 साल में एक बार उनसे वोट मांगने जाते हैं। अगर हम 5 साल तक उनकी सेवा करते रहे तो मैं सोचता हूँ वह व्यक्ति आपको कभी आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन क्या ये 5 साल तक सेवा संगठन से हो पा रही है? क्या मानते हैं आप? तो कुछ जनप्रतिनिधि हैं, जनता की इतनी समस्याएं होती है कि उनकी टाइम टू टाइम मेंटेन भी अगर प्रॉपर हो जाए तो बहुत राहत मतलब जनता को मिल सकती है। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, हमेशा कार्ल मार्क्स का एक नियम रहा जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अर्थशास्त्र का ये नियम है। तो शहर जिस तरह बढ़ रहा है आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। नई कॉलोनियां बन रही है, उसमें लाइट की आवश्यकता भी है जी। सफाई की आवश्यकता भी है, पानी की आवश्यकता भी है। आपको बता दूं रमेश जी भाई साहब कि जिस तरह आज उदयपुर शहर पर्यटन दृष्टि से अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और पुराने शहर में आप देखेंगे झीलों के किनारे चारों तरफ होटलों का निर्माण हो चुका है। जिन हवेलियों में कभी वीरानी सा रहता था आज वो आबाद होकर होटलों में परिवर्तित हो गई है। कई पुरानी हवेलियां जो राव उमरावों की हुआ करती थी उनमें सरकारी स्कूल या कुछ और चला करते थे, स्कूल चला करते थे, आज वो खाली होकर होटल के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये कैसे मेहरबानी हो रही है जब इतने नियम हैं कि यहाँ ये नहीं हो सकता है, 200 मीटर की दूरी पर धूम्रपान नहीं होगा, स्कूलिंग होगी तो वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ नहीं होगी, जहाँ पर आबादी क्षेत्र होगा वहाँ पर होटलें नहीं होगी। सब नियम तो है लेकिन पर्यटन को लेकर के ये कितने पालन हो पा रहे हैं? देखिए रमेश जी भाई साहब, मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ नगर निगम को। आज भी झीलों के किनारे पर 5-5, 6-6 मंजिला भवन गल्ले से बन रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था अवैध रूप से पहाड़ियाँ काटी जा रही थी और 10 जेसीबी पोखलेन ये जब्त की गई है। जी। उदयपुर शहर की जो सुंदरता है पहाड़ियों से और झीलों से, अगर हम इसका ही दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, इसको ही समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे तो धीरे धीरे पर्यटन नगण्य होता चला जाएगा। आपकी बात में बीच में रोकता हूँ। आप कह रहे हैं पहाड़ियाँ काट रहे हैं, परमिशन तो कोई देता ही है, अतिक्रमण भी होता है, ध्यान भी सभी का जाता है। जब पहले परमिशन दी जाती है तो परमिशन देने वाला ही तो इस सिस्टम का पार्ट है। उस समय ये चीज़ें क्यों नहीं देखी जाती? उस समय फुल स्टॉप क्यों नहीं किया जाता है? देखिए रमेश भाई साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जब आदमी कुछ निश्चय करके आता पूंजीपति तो ये इनके प्रकार वो प्रयास करता है। सही गलत तो उस समय भी पता लगता है ना। मैं अपने प्रोजेक्ट को किस तरह पूरा करूं, पहले वो उदयपुर में हाथ मारता है। जब उदयपुर से बात नहीं मिलती तो राजनीतिक रसूख अपनाते हुए वो जयपुर और दिल्ली की दौड़ लगाता है जी। और जयपुर दिल्ली से परमिशन लेकर आता है। ऊपर बैठे अधिकारियों को कहाँ परवाह है कि उदयपुर में वो क्या करने वाले हैं। वो प्लान कुछ और बताता है या के प्लान का रूपांतरण कुछ और करता है। बहुत चिंतनीय विषय है। जी, चलिए इस इंटरव्यू को हम यहाँ डिस्कस के लिए कि किसी और दिन रखेंगे, लेकिन बात वापस उसी तरफ कर लेते हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास जब मेवाड़ की राजनीति में एक आंधी तूफान की तरह छा गई थी तो चारों ओर दिल्ली से लेकर मेवाड़ तक चर्चा था
चर्चा देखी जाती थी। इस दौरान बहन बेटियों में किस तरह का लगातार रिसेशन का दौर था, किस तरह से उन्हें लाल लड़ाए जा रहे थे। कहने में तो यही है, अभी बीच में हमने एक इंटरव्यू किया तो राव कल्याण सिंह जी यही कह रहे थे कि जब एक गवर्नमेंट परिवेश में जा रही थी तो उन्होंने करीब 20 से 25 ओढ़नी और ये सब पूरा ड्रेसअप सिलवाया और वे उसी तरीके से उसी अंदाज में महिलाओं के बीच, ग्रामीण महिलाओं के बीच में पहुंचती थी जैसे कि कोई गांव की एक नारी आई हो। तो वो जो अटैचमेंट है वो आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। तो ये जो इस इलाके में जब आती थी मैडम, तो अगर उनके पहनावे की, खान पान की बात करते हैं, क्या रहता था, किस तरह से महिलाओं से वो गले मिला करती थी, बुजुर्ग महिलाएं क्या कहती थी इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे तो क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरे क्षेत्र में, मैं आपको मेरे क्षेत्र की बात करूं, अपने घर की बात करूं, गिरजा जी जब पैदल सड़क पे निकलती तो महिलाएं दौड़ दौड़ कर उनके पास जाती और उनका अटैचमेंट और विश्वास देखिए। गीता पालीवाल जो क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम उस समय बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में हुआ करता था, किरण महेश्वरी जी की और उनकी खास हुआ करती थी। लेकिन नादवारा उनका पियर था। जब एक दिन गिरजा व्यास से उनकी मुलाकात हुई जी, अनायास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दी। गिरजा जी से चर्चा हुई उनकी और उसी समय डॉक्टर गिरजा व्यास ने उनको कांग्रेस का उपरना उड़ा के उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित किया जी। ऐसे कई नाम हैं, ये तो मेरे आंखों देखा है, ऐसे कई नाम हैं जो गिरजा व्यास के कारण अन्य पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में आए। जीजी का जो स्नेह था, महिलाओं के प्रति जो आदर था, प्रेम था, अगर कोई बुजुर्ग महिला मिली उनके पांव छू के, क्योंकि वो इस एरिया में जानती थी, उनकी माता जी की कई सहेलियां हुआ करती थी। मेरे घर पे जब वो आती तो मेरे पिताजी के साथ भी चर्चा उनकी यही रहती, उनकी बहनों के बारे में, क्योंकि हम सारे परिवार को जानते थे। उनकी बड़ी जो बहनें थी उनको हम जानते थे, उनके भांजों को जानते थे। उनकी बड़ी बड़ी बहन जो जोधपुर में रही थी, उनके सुपुत्र श्रीनाथ जी जो RNT मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। इस तरह सारे लोगों से हम जुड़े हुए थे पारिवारिक रूप से। तो जीजी का जो लगाव था, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे जवान युवा हो या युवा महिला हो जी, उनका जो लगाव हुआ करता था बड़ा आत्मीय लगाव हुआ करता था। जी। और महिलाएं स्वयं आके गिरजा जी से तो हाथ मिलाती या उनके गले लग के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती। मैं आपको बता रहा था, गणगौर फेस्टिवल में जब वो आई तो महिलाओं को जत्थे ने घेर लिया, उनको बड़ी मुश्किल से उनको निकाल के आगे ले जाया गया और महिलाओं से मिलने में उनके मन में भी उत्कंठा हुआ करती थी। और आप देखेंगे महिला आयोग की जब अध्यक्ष बनी जी, तो महिलाओं पर ज्यादा उत्पीड़न हो रहे थे। शायद एक पटना का वाकया मुझे याद आ रहा है, जब वो उस महिला के घर पहुंच गए जी, जब उनको ये वाकया पता लगा और वहां जाकर उस महिला को कहा कि तेरे साथ जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ ईंट से ईंट बजा दे, मैं तेरे साथ हूँ जी। ऐसी विदुषी महिला मेवाड़ को और मेवाड़ की राजनीति को मिली जी, जिसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया जी। मुझे याद है एक बार उज्जैन में कालिदास महोत्सव होता है, बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता है और जीजी उस समय केंद्रीय मंत्री थी। किस्मत से मैं भी उज्जैन में था। वहाँ मैंने जो प्रेम देखा महिलाओं का, पुरुषों का, वो मंच पे से जब उतरी नीचे जी, तो महिलाओं ने घेर लिया उज्जैन में और उनसे चर्चा करने लगी। ये प्रेम होता है, ये आत्मीयता होती है। एक आदमी का काम करने का अपना तरीका होता है जी। और जीजी का यही था
कि वो हर व्यक्ति के दिल में उतर जाती थी, सहज रूप से वो सबसे मिलती थी, अपनत्व की भावना रखती थी। ये जीजी का एक स्वभाव उनकी माता से विरासत में मिला हुआ था। जी। मैंने उनकी माता जी के भी दर्शन किए, आदरणीय कमलाबेन जी के। अब एक सवाल हम सभी से कर रहे हैं, भले वो नाथद्वारा की उन गलियों में पली बड़ी हो, लेकिन जब वह उदयपुर आई तो यहीं की होकर रह गई। और मेवाड़ में जब भी कोई राजनीतिक चेहरे का यहाँ जिक्र होता था तो उस समय गिरिजा व्यास का नाम प्राथमिकता से लिया जाता था और राजनीति में भी वे विभिन्न पदों पर रही। आज वर्तमान में बात करें तो वे कांग्रेस के आपके जो मुखपत्र है उसकी संपादकीय यानी कि एडिटर के तौर पे भी उनको मुखपत्र के प्रमुख संपादक के तौर पे भी देखते हैं। मतलब इतनी सब एक्टिविटी रही है, तो क्या कहते हैं? विदुषी पढ़ी लिखी महिला थी। मैं सोचता हूँ उस समय में जब वो लोकसभा चुनाव लड़के गई, सबसे पढ़ी लिखी महिला वह सांसद थी जी। और इसी कारण जी उनको सूचना प्रसारण मंत्री का दायित्व सौंपा गया था। जी। और डॉक्टर गिरिजादास राजीव जी के काफ़ी करीब थी, इंदिरा जी के काफ़ी करीब थी। किसी भी मुद्दे पे उनका जो नॉलेज था जी वह बहुत सटीक था। उसके बारे में वो अपने विचार खुल के रखा करती थी। जी। और उस जमाने में मुझे याद है गुलाब सिंह जी सत्तावत, हिरणलाल देवपुरा, हरदेव जोशी, मेवाड़ में कई ऐसे नेता थे जी जो अपनी पहचान एक अलग रखा करते थे, जिनका दबदबा था। आप ये मानते हैं कि अब राजनीति का दौर भी बहुत तेजी से बदल रहा है? पहले जो राजनीतिक चेहरे होते थे उनकी एक अलग ही रेपो हुआ करती थी, एक अलग ही उनका डेकोरम हुआ करता था। क्या अब वो सब डेकोरम यहाँ दिखाई नहीं देता है? क्या कहते हैं? देखिए, समय के साथ सब परिवर्तन होता है और आज का युग सोशल मीडिया का युग है। तो सोशल मीडिया के युग में हम लोग देखते हैं जी कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व्यक्तिशः बहुत आईटी का जमाना है, उसके माध्यम से राजनीति लोग करते हैं। जी। सड़कों पर अगर काम करके राजनीतिक चेहरा बनना शायद लोगों को ज़्यादा रास नहीं आ रहा है। और जिस तरह इस देश में आज जो वातावरण बन रहा है भाई से भाई को लड़ाने का या फूट डालो राज करो की नीति का, जी ये बहुत एक चिंतनीय है। हिंदुस्तान और विशेषकर मेवाड़ और उदयपुर, जहाँ महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे, हकीम का सूरी जैसे योद्धा उनके सिपह सालार थे, सेनापति थे, जो लाहौर से आके महाराणा प्रताप के लिए अकबर के खिलाफ हल्दीघाटी युद्ध में लड़े। जी। ये हमारे मेवाड़ की और हिंदुस्तान की एकता की, भाईचारे की एक मिसाल थी। मुझे बचपन में याद है, मेरे इस मोहल्ले में गुलाब खां जी हुआ करते थे। तो आपको रमेश जी साहब बताऊँ, कलेक्ट्री के बाहर सारे एप्लीकेशंस बेचा करते थे वो। लेकिन वो व्यक्ति शाम को मेरे दादाजी के पास बैठक में या बैठक लगा करती थी। उस व्यक्ति को इतना ज्ञान था, नाथूदास जी मैहरिया जी। जो डिंगल के बहुत बड़े कवि हुआ करते, वो भी वहाँ पधारा करते थे। और मैंने उन विभूतियों को देखा जी। गुलाब खां जी धारा प्रवाह गीता और कुरान का, गीता के श्लोक बोलते थे। बुजुर्ग लोग जो पुराने लोग हैं उनको आज भी ध्यान है कि धारा प्रवाह गीता के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े थे वो, धारा प्रवाह गीता के श्लोक, कुरान की आयतें। तो ये थे गोपाल जी नागर, जो सोशल एक्टिविटी के साथ साथ राजनीति में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
इनका ये साफ कहना है कि पैरासूट तो कम से कम नहीं आना चाहिए और एक ऐसे फेस की वैल्यू होनी चाहिए जो इस शहर के विकास में कहीं कहीं भागीदारी तय कर सके। चुनाव तो कई हुए हैं, लेकिन यदि इस चुनाव में आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस प्लेटफॉर्म को लेकर अभी से तैयारी करे तो यहाँ बोर्ड कांग्रेस का बन सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा गोपाल जी नागर कह रहे हैं। बातें कहीं और हैं, लेकिन जब जीजी के संकट में उनके सभी के लोगों की दुआएं उन तक पहुंच रही है, तो ऐसे में सेवा दल से लगातार राजनीति में साथ देने वाले गोपाल जी नागर से भी बात करनी बेहद जरूरी थी और मेवाड़ की बात में इन्होंने अपनी बातें हैं वो बेबाकी से रखी। इनका ये साफ कहना है कि जीजी जैसा भूतो न भविष्य कभी कोई हो नहीं सकता है और राजनीति के अलावा सामाजिक सरोकार में भी उन्हें बहुत बड़े रोल में देखा जा सकता है। यूँ तो गिरिजा व्यास एक सामान्य सा चेहरा है, लेकिन उनकी काबिलियत देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी है। बातें और भी होती रहेगी। आज आपने वक्त दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भाई साहब, मैं बहुत आभारी हूँ राष्ट्र न्यूज़ का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया और समय समय पर आपका प्यार, चाहे हड़ का मुद्दा हो चाहे अन्य कई मुद्दे हो, आप मुझे अवसर देते हैं। मैं व्यक्तिशः आपका और राष्ट्र न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये तमाम राजनीतिक बातों के अलावा जीजी और भाई के रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं? राजनीति में यूँ तो कोई किसी का सगा नहीं होता है, लेकिन मेवाड़ की इस जीजी के साथ भाइयों का रिश्ता भी बेहद सटीक था, जो राजनीति में भले ही अलग दृष्टिकोण से देखा जाता हो, लेकिन कहीं कहीं तो एक स्नेह यहाँ भाई और बहन के बीच हमेशा ही बना रहा है। तमाम बातों को लेकर चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी रिएक्शन जरूर दीजिए। अभी तक जितने भी इंटरव्यू हमने गिरिजा व्यास मैडम से रिलेटेड आप तक दिखाए हैं, ये सबसे अलग रहे हैं। हमारा प्रयास तो यही है कि मेवाड़ की ऐसी शख्सियत, उनके लिए बातें ज़रूर होनी चाहिए। उनके दुख दर्द में हर व्यक्ति को शामिल भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये हमें सामाजिक सरोकार के लिए भी कहीं कहीं प्रेरित करता है। फिर एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मेवाड़ की आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।